Hello student, good morning. Welcome to online classes of ASA Tutorial वाराणसी। जैसा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कि आज हम लोग क्लास 12th इंटर का सबसे बेहतरीन टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आज हम आए हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला यूनिट जनन का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जीवों में जनन, आज हम लोग इसी चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही होने वाला है, काफी बेटर होने वाला है। तो सबसे पहले एक नजर डालिए कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग खुद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस इसलिए स्टार्टिंग में दिखा दिया आप लोगों को क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप, चूंकि पहले पढ़ने का पहला तरीका, क्योंकि पैटर्न कुछ चेंज होना चाहिए। जब तक हम लोग किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक हमें उस चैप्टर के बारे में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिममली एग्जाम में क्या फेस करते हैं, क्वेश्चंस फेस करते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये है तो एमसीक्यू, क्योंकि यहाँ पे हम आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर नहीं करवा सकते हैं, हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से ही करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिले कि हाँ इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द्विखंडन किसमें होता है, मतलब द्विखंडन किसमें पाया जाता है, बाइनरी फिजन किसमें होता है। ठीक है, दूसरा मुकुलन जनन किसे कहते हैं, ठीक है, बडिंग किससे कहते हैं या किसमें होता है, मतलब किसमें होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकंद का एक उदाहरण बताइए। ठीक है, इसमें ये जो प्रकंद है ये मैं आगे चैप्टर में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ठीक है, और पुनर्जनन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हर जगह फेस करने को मिलता है। ठीक है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन हमें 12th के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन ही फेस करना होता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे कि आप लोग नीट वगैरह दे रहे हो या सीयू सेट का दे रहे हो एग्जाम, या किसी और यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं पूरा बेसिक से। ठीक है, आई होप कि आप लोग अगर क्लास 11th में बायो लिए हैं तो ये आप लोग इस चीज को काफी गौरवान्वित फील करते होंगे कि हाँ हमने क्लास 11th में बायो लिया है। ठीक है, क्योंकि बायो मैथ के डर से लोग नहीं लेते हैं, बल्कि बायो इंटरेस्टेड हो करके लोग लेते हैं, क्योंकि उनको बायो में इंटरेस्ट होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो जीव विज्ञान है, कहने का मतलब कि जो बायो है ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो इसको हमें पढ़ना भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा इसमें हमें मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग बायो लिए हैं तो उसको इंटरेस्ट होकर के काफी अच्छे से पढ़िए, काफी अपने अंदर उसको जनरेट करिए कि नहीं हाँ हम बायो लिए तो हमें उस चीज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, जीवों में जनन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही है जीवों में जनन। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता देते हैं। ठीक है, मतलब बायोलॉजी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10 से जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ते हुए चले आते हो। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको ये वर्ड बता देता हूँ इसका। ठीक है, कि ये जो बायोलॉजी है, ठीक है, ये इसका क्या मतलब होता है। देखो, अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करें, ठीक है, तो ये दो वर्ड से होता है। मतलब पहला होता है बायो और दूसरा होता है लॉगस। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, सजीव। बायो का मतलब क्या होता है, सजीव, और लॉगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी
एक ऐसा ब्रांच है, साइंस का एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम सभी सजीव, ठीक है, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, अब चूंकि यहाँ से इनके फादर्स के बारे में भी पूछा जाता है कि इनके जनक कौन है, ठीक है, और इनके कितने ब्रांच होते हैं, इस चीज को भी हमें डिफाइन करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो देखिए जीव विज्ञान जो शब्द है, ठीक है, जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया था? जीव विज्ञान जो शब्द है वो लैमार्क नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था, मतलब दिया था। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था, तो जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं उनको हम जो जीव विज्ञान के जनक हैं उसको हम बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब अगर हम इनके ब्रांच की बात करें तो जीव विज्ञान के कितने ब्रांच होते हैं? जीव विज्ञान के 2 ब्रांच होते हैं, 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, पहला जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, और दूसरा क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की, जूलॉजी की, तो जूलॉजी के भी फादर कौन हैं? अरस्तु ही हैं। ठीक है, जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक की, ठीक है, वनस्पति विज्ञान होता क्या है? अगर हम किसी मतलब बायोलॉजी का वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वो जो विज्ञान होता है उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, मतलब कि बॉटनी कहते हैं। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं हम किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस। किसको? एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था बायोलॉजी के बारे में, पूरी जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसी इंटरेस्ट के साथ, इसी काफी एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस चैप्टर का वीडियो देखने के बाद, ठीक है, प्लीज अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आइए हम लोग पहले यूनिट का, क्योंकि क्लास 12th का जो पहला यूनिट है, ठीक है, उस पहले यूनिट का क्या नाम है? यूनिट फर्स्ट क्या है? जनन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जनन में, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जनन में, तो जनन का जो फर्स्ट अध्याय होता है, जो पहला चैप्टर होता है, उसका नाम होता है जीवों में जनन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे जनन क्या होता है। जनन कहने का मतलब आप लोग मैक्सिममली देखते होंगे कि कोई भी जीव जब जनन करता है तो उसे एक नई संतान उत्पत्ति होती है कि नहीं? क्योंकि मैक्सिममली चाहे वो हम पौधों को देखें, क्योंकि हम एक पुराने पौधे को देखते हैं कि वो जब टूटता गिर जाता है, मुरझा के गिर जाता है, तो उसके जगह पे एक दूसरा नया पौधा लग जाता है। या अगर हम एक एनिमल्स में देखें, जंतुओं में देखें, तो जो जंतु होते हैं वो मैक्सिममली क्या करते हैं? बच्चे प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी जाति की जीवों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जो संख्या है, उसको मेंटेन कर सकें। तो कहने का मतलब कि जनन भी कुछ ऐसा ही प्रोटेक्शन होता है, मतलब प्रोसेस होता है। जनन एक ऐसा प्रक्रिया होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी जीव अपने ही समान एक नई संतति का निर्माण करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम एक डॉग को लें तो डॉग से उसी स्पीसीज के कई सारे पपी फॉर्म होते हैं, पपी मतलब कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वही उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर हम काऊ की बात करें, गाय की बात करें, तो वहां से हमें क्या कॉफ मिलता है, बछड़ा मिलता है, जो कि वो उसी स्पीसीज का होता है। तो कहने का मतलब कि स्पीसीज तो सेम ही होती, कोई भी जीव जब जनन करता है तो अपनी ही जाति के एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जनन एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी जीव अपने ही समान एक नई संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब ये जो जनन की प्रक्रिया है, ठीक है,
जनन की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली तो नहीं होती है कि भाई कोई भी जीव अच्छा उत्पन्न हुआ फिर वो जनन किया फिर उससे एक नया जीव उत्पन्न हुआ, नहीं, उसमें भी स्टेजेस होते हैं, उसकी भी अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि पहले वो शिशु अवस्था में उत्पन्न होता है, ठीक है, शिशु अवस्था में वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर बाल्यकाल अवस्था आता है, उसमें भी वो ऐसी अवस्था मतलब ऐसी प्रक्रिया नहीं कर पाता। लेकिन नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज होता है, ठीक है, वयस्क अवस्था की, या उसी को हम जनन अवस्था बोल सकते हैं, उसमें वो जनन करने की कैपेसिटी में हो सकता है, ठीक है, उसके बाद तब उसकी वृद्धि अवस्था आती है और तब वो फिर लॉस हो जाता है। तो कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसके माध्यम से जनन की जो प्रक्रिया होती है वो जीवों में कंटिन्यू हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एक फ्लावर को देखें, एक पौधे को देखें, तो उसके जनन स्टेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज आना शुरू होता है, क्योंकि एक पौधा है उसकी जनन अवस्था या जनन पीरियड का रिप्रोडक्शन स्टेज कब शुरू होता है, जब उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि पुष्प की जो प्रक्रिया होती है जब वो आना शुरू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब जो है ये पौधा मेच्योर हो चुका है। ऐसे ही अगर हम जंतुओं में बात करें तो उनमें भी कोई ना कोई सिम्टम ऐसे सामने जरूर आ जाते हैं जिनसे हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं, ये निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ अब ये जनन करने योग्य हो गए हैं, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीवन काल, मतलब कि लाइफ स्पेन क्या होता है, ठीक है, लाइफ स्पेन क्या होता है। भाई सब जीवों का अपना अलग अलग लाइफ टाइम होता है, ठीक है, कोई 24 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 2-4 हफ्ते जीता है, सबका अपना अपना लाइफ टाइम होता है। तो लाइफ टाइम को हम यही डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जीव है, ठीक है, उसका जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो अवस्था होता है, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो अवस्था होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, मतलब कि लाइफ स्पेन कहते हैं। मतलब कि जीव का जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं, ठीक है, लाइफ स्पेन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स का यहाँ पे लाइफ स्पेन मतलब पीरियड भी दिखाया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एलिफेंट की, हाथी की, तो ये कितना इसका लाइफ स्पेन होता है, 65 to 70 ईयर, 65 से 70 साल का ये स्टेज इसका पूरा होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गुलाब की, तो गुलाब का कितना होता है, 5 to 7 ईयर, ठीक है, 5 से 7 साल रोज का गुलाब का लाइफ स्पेन होता है। डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग का कितना होता है, 20 से 25 साल, ठीक है, डॉग का कितना होता है, 20 से 25 साल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं रोज की बनाना ट्री की, तो बनाना ट्री का कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर, ठीक है, 25 ईयर बनाना ट्री का पूरा लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद काऊ की अगर हम बात करें तो ये 20 से 25 साल का होता है, मतलब 20 से 25 साल तक का इसका लाइफ स्पेन कंप्लीट होता है। और अगर हम एक हॉर्स की बात करें तो ये 50 से 60 साल तक का इसका लाइफ स्पेन होता है। फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करें तो फ्रूट फ्लाई 30 दिन का होता है, कितना, 30 डेज का। और राइस प्लांट की अगर हम बात करें 3 to 4 मंथ इसका लाइफ स्पेन होता है। तो ये वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का क्या है, लाइफ स्पेन है, जिसको कि आपको लर्न होना चाहिए। कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे देता है कि निम्न में से इस जंतु का जीवन चक्र बताइए, मतलब लाइफ स्पेन बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये लर्न होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं जनन की प्रक्रिया की, मतलब जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो जनन बेसिकली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर हम बात कर ले जनन के प्रक्रिया की, मतलब कि रिप्रोडक्शन के स्टेज की, ठीक है, रिप्रोडक्शन के स्टेज की, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे वही चीज हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है। जनन की दो अवस्थाएं होती हैं, कह सकते हो कि जीवों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होता है। पहला अलैंगिक जनन होता है और दूसरा लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन में जो जीवों अलैंगिक जनन पूर्ण करने के लिए जो जनक की संख्या होती है वो कितनी होती है, एकल होती है, मतलब कि सिंगल पेरेंट्स से ये जो है अपना जनन कंप्लीट करते हैं। सिंगल पेरेंट्स से इनमें जनक की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिंगल, एक पेरेंट्स से ये अपना जनन पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में इसमें दो अलग अलग तरीके के, ठीक है, जनक की जरूरत पड़ती है। एक होता है नर जनक और दूसरा होता है मादा जनक, ठीक है। नर जनक और मादा जनक के संलयन से, ठीक है, ये लैंगिक जनन पूर्ण होता है, ठीक है। तो आइए अभी इस वीडियो में हम केवल और केवल अलैंगिक जनन और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन हम कितने टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहला विखंडन, ठीक है, विखंडन मतलब फिजन, ठीक है, विखंडन मतलब फिजन, विखंडन मतलब फिजन। इसमें बडिंग, मुकुलन मतलब बडिंग, ठीक है। उसके बाद पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन, ठीक है। और डी है फ्रेगमेंटेशन, और नेक्स्ट है स्पोरुलेशन, तो इतने टाइप के अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए आइए हम वन बाय वन एक एक चीज को, अलैंगिक जनन के ही एक टाइप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कायिक जनन, ठीक है। ये भी किसी भी पादप के कायिक भाग से होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, इसी माध्यम से जनन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कायिक जनन। तो यहाँ पे हम आज मेंशन करते हैं, आज हम लोग जो ये पूरी वीडियो होगी वो अलैंगिक जनन और उसके टाइप्स के बारे में होगी। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन की। यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में केवल एक ही दिव्य जनक भाग लेता है, मतलब एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है, एक ही पेरेंट्स होता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपने हूबहू प्रतिलिपि के समान संतति उत्पन्न करते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अलैंगिक जनन जिस जीव में होता है, जिस पौधों में होता है, उसमें जीव अपने ही पेरेंट्स के समान एकदम फोटोकॉपी, जैसे हम बात कर सकते हैं फोटोकॉपी जैसा, एकदम सेम प्रतिलिपि उत्पन्न होता है, सेम प्रतिलिपि बनता है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग भी अलैंगिक जनन करते तो हमारे जो संतान होते हैं वो भी हमारे ही एकदम सेम वैसे ही होते, लेकिन हम लोगों में कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। जितने भी जंतु होते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन में देखते हैं, क्योंकि उनसे जो जीव उत्पन्न होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिममली पौधों में ही अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें जो जनक होते हैं, जनक के समान ही उनसे संतान उत्पन्न होता है, एकदम सेम जनक के समान ही संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जनक तथा संततियों के बीच मतलब कि जनक और संतान के बीच में जो आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षण होते हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। मतलब जेनेटिक मटेरियल और उनके कैरेक्टर्स के बीच में हम कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें से कौन जनक है और कौन
नया जीव बना है, ठीक है। अतः इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों को हम क्या कहते हैं, क्लोन, क्योंकि ये क्लोन वर्ड कभी कभी पूछता है कि क्लोन किसे कहते हैं, मतलब क्लोन क्या होता है, ठीक है। तो क्लोन यहाँ पे समझ लीजिए कि क्लोन जो जीव अपने संतान के समान, मतलब जो संतान अपने एकदम जनक के समान उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिनका आनुवांशिक पदार्थ एवं लक्षण समान होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और ये जनन काफी तीव्र तरीके से होता है। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। इस प्रकार का जो प्रजनन होता है केवल एक ही पेरेंट्स में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें नर एवं मादा अर्थात माता एवं पिता दोनों के द्वारा ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन की एक कंडीशन होती है। दूसरा, पूरा शरीर या एक कोशिका, पूरा शरीर या केवल एक कोशिका प्रजनन इकाई का कार्य करती है। जाहिर सी बात है, अमीबा में आप लोग देखे होंगे कि जनन कैसे होता है, उसका न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है और फिर एक अमीबा से 2-3 डॉटर अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे सेल्स की अगर बात करें तो हमारे सेल में भी समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन होता है, जिसके माध्यम से हम इस जनन को पूर्ण कर पाते हैं। तो पूरा शरीर या फिर केवल एक सेल, एक कोशिका, ठीक है, अलैंगिक जनन को कंप्लीट करता है और इस पूरे इस जनन को कंप्लीट करता है और एक नया संतान उत्पन्न करता है। यहाँ पे अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो प्रजनन इकाई, ठीक है, का निर्माण विशेष प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है। मतलब कि ये जो लैंगिक जनन होता है ये एक प्रजनन इकाई के द्वारा कंप्लीट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जीव से अलग अलग युग्मक निकलेंगे और तभी ये युग्मक संलयित होगा और तब जाके युग्मनज बनाएगा और तब आगे का डेवलपमेंट पूरा होगा, ठीक है। ये हम लोग अच्छी तरीके से 2nd और 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, जो क्या है ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एवं मानव जनन में इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अलैंगिक जनन केवल इसी चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 2nd और 3rd जो चैप्टर रहेगा उसमें हमें केवल लैंगिक जनन के बारे में ही मेंशन करना है, मतलब लैंगिक जनन के बारे में ही देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इस प्रजनन इकाई को हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, ठीक है, और इसी युग्मक के द्वारा ये जनन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट क्या है कि संतति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती है, ठीक है। कोई, अभी मैंने इसको बताया कि कोई भी चेंज या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है किसमें, संतानों में अलैंगिक जनन के। ये अपने माता या पिता के ही समान होते हैं, लेकिन इनमें टोटली परिवर्तन हो जाता है, ये अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन अगर हम लैंगिक जनन में बात करें तो इसमें युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है एवं युग्मनज के विभाजन के समय में कौन सा, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब इनमें अगर हम विभिन्नताओं की बात करें तो इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अलैंगिक जनन के हम मेथड। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की मेथड्स की, अलैंगिक जनन की विधियों की, ठीक है। तो अलैंगिक जनन यहाँ पे देखिए, पहला द्विविभाजन होता है, ठीक है, द्विविभाजन होता है, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है, ये होता है बाइनरी फिजन। दूसरा बीजाणु जनन, मतलब स्पोरुलेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होना, ठीक है, क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन कहलाता है। उसके बाद बडिंग होता है, ठीक है, बडिंग आप लोग पढ़े भी होंगे कि बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो टूटती है और जितने ज्यादा ये टूटेंगे उतने ज्यादा जहां जहां ये जाएगा एक नया पौधे का निर्माण होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनरेशन, ठीक है, ये रीजनरेशन का मेथड्स है, ठीक है। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम पहला बात करते हैं द्विविभाजन की, मतलब बाइनरी फिजन का, ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे हम लोग बाइनरी फिजन का एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा में, ठीक है, ये अमीबा में है, ठीक है, ये सिंगल एक अमीबा है, ठीक है, ये फुल्ली ग्रो अमीबा है, मतलब कि पूर्ण विकसित अमीबा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को हम बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये है जैसे कि फुली ग्रो अमीबा है, ठीक है। ये जब इसमें जनन की कंडीशन शुरू होती है तो ये इसका जो बीच का जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे
न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस थोड़ा सा साइज में इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये साइज में इंक्रीज होगा तो इनका साइटोप्लाज्म पहले इनमें केंद्रक डिवाइड होगा, और उसके बाद तब इनमें क्या डिवीजन, इसमें क्या विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, तो पहले केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और उसके बाद फिर 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। इसी को बोला गया है बाइनरी फिजन या द्विविभाजन कहते हैं इसको। ठीक है, अगला हम बात करें बीजाणु जनन की। ठीक है, तो बीजाणु जनन क्या होता है, ये एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। ठीक है, ये एक पतली सी भित्ति युक्त, ठीक है, पतली जो है भित्ति मतलब क्या होता है, भित्ति मतलब आवरण। ठीक है, मतलब पतली भित्ति युक्त, ठीक है, पतली भित्ति युक्त एक संरचना होता है। इसके अंकुरण से एक नए पौधे का निर्माण होता है, क्योंकि स्पोर्स जो बीजाणु होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पौधों में हम पढ़ाएंगे अभी गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, ये सब मैं पुष्पीपाद लैंगिक जनन में ये सब डिस्कस होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए क्या है, बीजाणु का निर्माण मैक्सिमली कहाँ होता है, बीजाणुधानी में होता है, और ये काफी सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, जो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, या जल के द्वारा, या पक्षियों के द्वारा, किसी भी के माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं और एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है राइजोपस में बीजाणु जनन। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं बडिंग, मुकुलन। बहुत ही सिंपल मेथड है बडिंग का। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई ईस्ट कोशिका है। ठीक है, ये ईस्ट कोशिका क्या करेगा, एक आउटग्रोथ निकालेगा। ठीक है, ये आउटग्रोथ निकालेगा, और बाद में जैसे ही ये आउटग्रोथ, इसी को बोला गया है मुकुल मतलब बड। ठीक है, और ये जैसे ही आएगा तो ये बढ़ करके 2 ईस्ट कोशिका का निर्माण कर लेता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ये एक लंबी सी जो श्रृंखला बनी है, इसी को बोला गया है मुकुल की श्रृंखला। ठीक है, मुकुल की श्रृंखला यहाँ पे बनी है। ठीक है, और एक ये नया ईस्ट बना है। ठीक है, जैसे ही इनका मुकुल वृद्धि कर रहा है, एक नया मुकुल बन रहा है, और फिर ये मुकुल की संख्या बढ़ रही है लगातार। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट अलैंगिक जनन के नेक्स्ट मेथड्स को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, कलिका। ठीक है, कलिका मतलब कि बेसिकली ये पौधों के पत्तियों के हरे भाग में हमें दिखाई देती है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रायोफाइलम का या फ्यूनेरिया का। ठीक है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटी कलिकाएं निकली होती हैं, और वो जहां जिस जगह पे जाते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, वहां से एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया के साथ साथ यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रायोफिल्लम का। ठीक है, ब्रायोफिल्लम ये बहुत ही फेमस पौधा होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं खंडी भवन की, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, खंडी भवन का मतलब कि फ्रेगमेंटेशन। अभी इसका तो नाम ही आपको पता है, नाम से ही पता चलेगा, ये बहुत ही सिंपल जनन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टूटना। मतलब यहाँ पे मान लो ये बेसिकली सवालों में देखा गया। ठीक है, ये मान लो स्पायरोगैरा की बॉडी है। ठीक है, जब इसमें फ्रेगमेंटेशन का मेथड शुरू होता है तो इसकी जो बॉडी होती है वो टूट जाती है। ठीक है, और जितने भागों में ये टूटती है और जहां जहां जाती है वहां वहां एक नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। तो ये जो है स्पायरोगैरा सवाल में फ्रेगमेंटेशन मेथड्स को दिखाया गया है कि जिस भी जगह पर जाते हैं, जहां भी ये जाते हैं, एक नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। इसी को बोला गया है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पुनरुद्भवन एक ऐसा मेथड्स होता है, ये लास्ट है अलैंगिक जनन का, ये लास्ट मेथड होता है। पुनरुद्भवन रीजनरेशन एक ऐसा मेथड्स होता है जिसमें किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, वहीं से ग्रो करने की, वहीं से विकसित होकर के उनके अंग बनने की प्रक्रिया को ये बताता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अमीबा में स्पंज हाइड्रा था, प्लेनेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया इसको बोला गया है, थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पे, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में अधिक रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। तो ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का, ठीक है, केंद्रक का अंश है वो वृद्धि करेंगे और एक नया जीव बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्लेनेरिया का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, प्लेनेरिया को छोटे छोटे भागों में काटा गया है, और यहाँ से देखो 3 प्लेनेरिया जीव, मतलब एक 3 प्लेनेरिया जीव का निर्माण हो गया। वैसे ही यहाँ पे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा को भी 3 पार्ट में काटा गया है, और यहाँ से 3 हाइड्रा का निर्माण हो गया है। आप लोग डेली लाइफ में ये पुनरुद्भवन को देखते होंगे, जैसे कि छिपकली का पूंछ, वो भी क्या, उसमें भी क्या होता है, पुनरुद्भवन रीजनरेशन की ही प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है,
तो ये था आज का लैंगिक जनन वीडियो, ठीक है। अगला हम लोग लैंगिक जनन को पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको आप लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने पहले इसीलिए दिखाया कि आप लोग पहले सिलेबस के क्वेश्चन को समझिए। देखिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन मतलब बडिंग, मैंने अभी बताया ना बडिंग किसमें होता है। तो बडिंग जो मुकुलन होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इस म्यूकर पाइनस में, ठीक है। इसमें से किसमें होता है, इसको आप लोग हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर हमें जरूर देखिएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कि प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नीम, अदरक और प्याज, ठीक है। और इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ठीक है, बांस, आम, लीची या फिर जामुन, ठीक है। और ये लास्ट जो मैंने अभी बताया, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? स्पंज, स्पाइरोगायरा, पेनिसिलियम या फिर कारा। तो इस सारे क्वेश्चंस का जवाब अब आप लोग अगर ये वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे तो जरूर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला वीडियो हम लोगों का लैंगिक जनन होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।